जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ाया था, आज मैं आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो कमियां रहीं उनके बारे में पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं आपको नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट इन्होंने क्या दिया था कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान व समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की परिभाषा इसमें आई कि नाभिक वो स्थान है, परमाणु के मध्य का वह स्थान है, केंद्रीय भाग है, जहाँ पर उसका समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश वो सब क्या होता है, केंद्रित होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये धनावेश कहाँ से आता है। तो आपको पता है परमाणु की संरचना में मूल रूप से 3 प्रकार के कण भाग लेते हैं। एक कण होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन होते हैं ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, जिसके कारण नाभिक में क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो याद रखिएगा, जितना भी धनावेश होता है परमाणु का जो कि उसके केंद्रीय भाग में निहित होता है, वो सब किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। और जहाँ निहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ये इनका पहला पॉइंट था। अब दूसरा इन्होंने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर की कोट की जो त्रिज्या वाला खोखला भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के क्या होता है, बराबर। अब जब कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के क्या हो गया, बराबर, इसलिए परमाणु कैसा होगा, विद्युत उदासीन होगा। हमेशा याद रखिएगा, परमाणु अपनी मूल अवस्था में कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षाओं में वितरित होते हैं। इसलिए धनावेश जो होता है वो ऋणावेश के बराबर होता है और नाभिक मूल रूप से विद्युत उदासीन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब आपको पता है कि कोई साइकिल से भी अगर आप चक्कर कहीं पे लगा रहे हैं तो साइकिल से चक्कर लगाने के लिए भी आपको वृत्ताकार मार्ग मिलेगा। जब हम चक्कर लगाएंगे कहीं पे तो क्या मिलेगा, वृत्ताकार मार्ग। और वृत्ताकार मार्ग पे जो भी गति होती है उस सबके लिए ज़रूरी होता है क्या, अभिकेंद्र बल, याद रखिएगा। तो वो अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉनों को भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पे चक्कर लगाते हैं। तो ये अभिकेंद्र बल उनको कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन खुद एक ऋणावेशित कण है, जबकि नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो नाभिक धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, 2 प्रकार के आवेश हुए और 2 प्रकार के आवेशों के बीच कूलाम ने बताया था कि कौन सा बल लगता है, विद्युत आकर्षण बल लगता है। अगर विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण लगेगा, और अगर एक जैसी प्रकृति के आवेश हैं, समान आवेश हैं, तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो यहाँ आकर्षण लगेगा क्योंकि नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। अब ये तो इनके क्या थे, मूल परिकल्पनाएं थी, लेकिन रदरफोर्ड इस बारे में नहीं बता पाए कि परमाणु स्थायी क्यों होता है या नहीं होता है, और स्पेक्ट्रम इसका रेखीय क्यों होता है। इन्होंने बताया था कि इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय नहीं, इन्होंने बताया था कि सतत होता है, जबकि होता प्रयोगों द्वारा पाया गया था रेखीय। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, स्थायित्व के बारे में। देखिए, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह अभिकेंद्र त्वरण होता है इनमें। और वैद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण जो होते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वो क्या करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन, मतलब ऊर्जा निकाला करता है। इस हिसाब से उसकी ऊर्जा धीरे धीरे घटनी चाहिए, और घटते 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 ऊर्जा के घटने से उसके वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या है वो भी घटनी चाहिए, और वो घटते 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 अंत में उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार नाभिक स्थायी नहीं रह सकता है, परमाणु स्थायी नहीं रह सकता है, जबकि परमाणु होता क्या है, स्थायी होता है। अगर स्थायी ना होता तो सारा परमाणु खत्म ही हो जाता अभी तक, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि परमाणु क्या है, स्थायी। तो परमाणु के स्थायित्व के बारे में ये नहीं बता पाए, ये इनके परमाणु मॉडल की कमी थी। दूसरी चीज़,
इनके मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं, अतः उन्हें सभी तरंग दैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए, अर्थात इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें है कि उसमें सारी तरंग दैर्घ्य मौजूद होनी चाहिए हर रंग की लाइन से, और वो कैसा होना चाहिए, सतत। लेकिन प्रयोगों द्वारा पाया गया कि स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रेखीय होते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी करने में सक्षम नहीं था, इस कारण इनके मॉडल को छोड़ दिया गया। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, कौन से वैज्ञानिक आए इसके बाद, नील्स बोर। कौन से आए, नील्स बोर। ये उनकी पिक्चर है, यहाँ पे दिखाई गई है, और ये उनका परमाणु मॉडल है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बताए, क्वांटम सिद्धांत बताया। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ये बताया कि जो दो कमियां थी उनके, किसकी, रदरफोर्ड की, उन कमियों को दूर किया और अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए, वो क्या कर रहे थे, ऊर्जा खो रहे थे अपनी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा लगातार खो रहे थे, और ये ऊर्जा नहीं खो रहे इनके मॉडल में, और अनुमत कक्षाओं में जिनमें घूमने की अनुमति हो, ठीक, घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, और चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है, और उनको के, एल, एम, एन, ये हम पिछली कक्षा में भी आपको आधुनिक परमाणु मॉडल में बता चुके हैं, ठीक। उसमें बता चुके हैं कि के से पहली कक्षा को बताते हैं, एल से दूसरी कक्षा को, एम से तीसरी को, एन को चौथी को, उसके आगे ऐसे बढ़ता जाता है। ऐसे ही नंबर 2 बताया, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मतलब संवेग होता तो होता mv, याद रखना, और जब कोणीय आएगा तो उसके साथ त्रिज्या आ जाएगी तो mvr बन जाएगा। तो कोणीय संवेग का जो मान होता है वो h/2π का पूर्ण गुणक होगा, मतलब जो mvr होगा वो h/2π का पूर्ण गुणक का मतलब n से गुणा किया गया। n क्या है, पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3, 4 जो ऊपर मुख्य क्वांटम संख्या होती है वही आपका हो जाएगा वहाँ पे, जिसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस प्रकार बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। अब जैसे आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि स्थायी कक्षाएं क्या होती हैं, तो स्थायी कक्षाएं क्या होती हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूम सकते हैं और जिनमें उनका कोणीय संवेग जो mvr है वो h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणक, उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। अब नंबर 3 क्या बताया, इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा की कक्षाओं में रहते हैं, मतलब जब मूल अवस्था में रहते हैं उन्हें क्या, वहाँ पे क्या होती है, निम्नतम ऊर्जा होती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मतलब जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाली में जाएगा, मतलब एक ऐसी कक्षा से जहाँ उसकी ऊर्जा कम थी वहाँ से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, मतलब ऊर्जा को ग्रहण करेगा। और जब उच्च ऊर्जा वाली से फिर से निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली में आएगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, याद रखिएगा, ठीक। अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक जाता है। मतलब रदरफोर्ड ने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऐसा नहीं है, घूमते वक्त नहीं करता है, वो केवल तब करता है जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाएगा या निम्न से उच्च में जाएगा, तभी अवशोषण या उत्सर्जन करेगा। अब आगे वही बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले से दूसरे में जा रहा है, जिसकी ऊर्जा को हमने E2 - E1 दिखाया, और इसका मान क्या है, hc/λ। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और c प्रकाश का वेग है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो जितनी ऊर्जा अधिक होगी उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी जितनी उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, हमेशा याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से वीडियो को कई बार देखें, नोट्स भी आप इससे देख के आराम से बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट करें।